हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया जाता है, और लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ और प्रोग्रेस करेंगे इसमें आगे। तो ऐसा करते हैं कि अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें टू नंबर्स का एडिशन दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये तो अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स था मैंने लिख के रखा है, जिसमें हैश इंक्लूज आई स्ट्रीम लाइब्रेरी है, और एंड मैन के अंदर मैं अपना जो मेन कंटेंट हो वो लिखने जा रहा हूँ। तो लिखता हूँ कि दो नंबर के सम के लिए मुझे क्या ज़रूरत है। तो दो नंबर चाहिए जिसको सम करना है मुझे। मैं क्या करता हूँ कि a इक्वल 5 करता हूँ और b इक्वल 7 करता हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ सी आउट और एरो दे देंगे, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे, देन एंड लाइन, ताकि लाइन भी चेंज हो। और इसके बाद क्या करेंगे कि रन करेंगे प्रोग्राम को। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एरर शो कर रहा है। तो ये एरर क्यों शो कर रहा है? तो वीडियो पूरी इसी पे है, जिसमें हम लोग अब डेटा टाइप, वेरिएबल और ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे ये एरर क्यों शो हो रहा है ये आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और कैसे इसको ठीक करें वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो बिना सिर्फ a इक्वल 5 और b इक्वल 7 करके मैंने जब प्रिंट किया तो एरर शो करने लगा। एरर क्या शो करने लगा कि आपने स्टोरेज डिफाइन ही नहीं किया है। तो जैसे मैं ये इस 5 को इस a में सेव कर रहा हूँ तो ये a जा कहाँ रहा है। तो ऐसे ही 7 को b में कर रहा हूँ तो b इसको लेके कहाँ जाएगा। इसके बाद स्पेस तो होना चाहिए कहीं स्टोर करने के लिए। तो वो काम हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, डबल, चार कैरेक्टर के लिए, फ्लोट, बूलियन। तो ये सब बस कुछ नहीं है, ये एक टाइप का स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ इंट लिखता हूँ और यहाँ पे इंट लिखता हूँ, तब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे 12 मिल जाएगा, 5 + 7 जो मैंने ऐड किया। तो ये करता क्या है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि ये इंट a = 5 है क्या। तो इंट बताता है कि कंटेनर का साइज़ कितना बड़ा होगा, और उस कंटेनर का नाम क्या होगा, a, जिसमें 5 नाम का एक तरह से सामान रखा हुआ है। तो यही इसका कहने का मतलब है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वो सामान की नो तो अगर हम लोग चाहते हैं कि उस वैल्यू की लंबी वैल्यू चाहिए तो हम लोग वेरियस टाइप के डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे डबल, फ्लोट। तो इसमें क्या होता है कि डेसिमल रेंज हम लोग को बढ़ जाती है। कैरेक्टर लेने के लिए 4 यूज़ करते हैं, बूलियन, ट्रू फॉल्स के लिए। तो मैं इन सब को लाइन बाय लाइन प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि किसका क्या काम है। तो जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो बिना सिर्फ a इक्वल 5 और b इक्वल 7 करके मैंने जब प्रिंट किया तो एरर शो करने लगा। एरर क्या शो करने लगा कि आपने स्टोरेज डिफाइन ही नहीं किया है। तो जैसे मैं ये इस 5 को इस a में सेव कर रहा हूँ तो ये a जा कहाँ रहा है। तो ऐसे ही 7 को b में कर रहा हूँ तो b इसको लेके कहाँ जाएगा। इसके बाद स्पेस तो होना चाहिए कहीं स्टोर करने के लिए। तो वो काम हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, डबल, चार कैरेक्टर के लिए, फ्लोट, बूलियन। तो ये सब बस कुछ नहीं है, ये एक टाइप का स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ इंट लिखता हूँ और यहाँ पे इंट लिखता हूँ, तब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे 12 मिल जाएगा, 5 + 7 जो मैंने ऐड किया। तो ये करता क्या है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि ये इंट a = 5 है क्या। तो इंट बताता है कि कंटेनर का साइज़ कितना बड़ा होगा, और उस कंटेनर का नाम क्या होगा, a, जिसमें 5 नाम का एक तरह से सामान रखा हुआ है।
तो यही इसका कहने का मतलब है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वो सामान की नो तो अगर हम लोग चाहते हैं कि उस वैल्यू की लंबी वैल्यू चाहिए तो हम लोग वेरियस टाइप के डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे डबल, फ्लोट। तो इसमें क्या होता है कि डेसिमल रेंज हम लोग को बढ़ जाती है। कैरेक्टर लेने के लिए 4 यूज़ करते हैं, बूलियन, ट्रू फॉल्स के लिए। तो मैं इन सब को लाइन बाय लाइन प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि किसका क्या काम है। तो मैं वापस आ गया हूँ इस प्रोग्राम पे। तो मैं फिर से वही मैं आपको समझा चुका कि यहाँ पे डेटा टाइप क्यों लिया जाता है, स्टोरेज फैक्टर के कारण। तो इंट लिया हमने, इंट ए इक्वल टू 5 और बी, तो इसने स्पेस दिया कि 5 और 7 को जोड़ के कहाँ रखना है, ऐड करके। तो अब इंट है, तो इंट का भी तो एक लिमिट होगा कि ये कुछ हद तक ही स्टोर कर सकता है। तो इंट का भी साइज होता है 4 बाइट या 2 बाइट, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। तो अब हम लोग दूसरे दूसरे डेटा टाइप का भी यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे अब डबल, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग को रेंज ज़्यादा चाहिए, फ्लोट फ्लोट या डबल क्या होता है कि हम लोग को रेंज ज़्यादा चाहिए, नंबर में मतलब डेसिमल का भी यूज़ करना है, तो हम लोग उसको उस समय फ्लोट और डबल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, तो फ्लोट लिखते हैं, फिर फ्लोट सी इक्वल्स टू दे देते हैं सपोज 345.78, जिसमें एक और फ्लोट को ऐड कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू 789, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलें, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। देन इसको प्रिंट करता हूँ, सी आउट, और क्या करते हैं, सी आउट में सी प्लस डी, देन चेंज द लाइन हैंडल। मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है। तो पहला तो 12 था और दूसरा क्या आ रहा है, 802.6। लेकिन ये तो फ्लोट की बात हो गई। अच्छा, अगर अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्लोट का वैल्यू है सी, जो कि ये 345.7 है, अगर इसको हम लोग एक इंटीजर में पास करेंगे तो क्या होगा। तो करके देखते हैं, इंट के लेके, और ये जो हमारा सी का वैल्यू है इसको इसमें पास करके देखते हैं, और सी आउट लगाते हैं, फिर यहाँ पे के लिख के एंड एल, और रन करके देखते हैं। तो रन करके देखते हैं कि सी का जो वैल्यू है इंट में स्टोर होके क्या होता है। इंतजार कर लेते हैं, कंपाइल हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 345, लेकिन सी की वैल्यू तो 345.78 थी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ 345 ही आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, इंटीजर रिटर्न करता है, तो जो सिर्फ इसका इंटीजर पोर्शन है, मतलब डेसिमल छोड़ के, तो वही सिर्फ रिटर्न करेगा। और फ्लोट इसलिए ही लगाते हैं ताकि हम लोग को डेसिमल वाला कैलकुलेशन में मिल सके। तो अब ठीक इसी तरह इंट देख लिया हमने, फ्लोट देख लिया, और डबल भी इसी टाइप का है, बस रेंज बढ़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि एक कैरेक्टर को कैसे स्टोर कराते हैं। कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CHAR, और सी कुछ भी ले लेते हैं, सी नहीं लेते, मतलब क्यू ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या स्टोर कराएंगे, स्टोर कोई भी एक अल्फ़ाबेट स्टोर करा देते हैं, जैसे एल। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग 4 डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। और देन इसको प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट, देन क्यू देन एंडल करके एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें कंपाइल होने का यहाँ पे ये एल मिल गया, एल। तो ठीक उसी तरह अब हमारे पास एक और डेटा टाइप है बूलियन, जिसको हम लोग लिखते हैं BOOL, बूल। तो इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम इतना ही होता है कि या तो ये 0 रिटर्न करता है या 1 रिटर्न करता है। तो ये 1 कब रिटर्न करता है और 0 कब रिटर्न करता है, 1 तब रिटर्न करता है जब वैल्यू ट्रू होती है, और 0 तब रिटर्न करता है जब वैल्यू फॉल्स होती है। तो जैसे कि अभी मैंने बूलियन एक डेटा टाइप लिखा, कुछ वेरिएबल बनाया B1 नाम का, उसमें ट्रू लिखा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, कंपाइल करूंगा, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे कि ये रहा 0, तो बस इसका इतना ही काम है।
तो हमने बहुत सारे अब देख लिए हैं डेटा टाइप। अब ऐसा करते हैं कि जितने भी डेटा टाइप हैं, अगर उनको उनके साइज को जानना है कि उनके साइज कितने हैं, तो वो फंक्शन को देखते हैं कि उसको कैसे दिखाया जाता है। फिलहाल मैं जिस कंपाइलर पे यूज़ कर रहा हूँ उस पर कुछ और हो सकता है इंट का, या किसी पे और हो सकता है। तो साइज बस कंपाइलर पर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल सेम ही रहता है सब पे। तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे अब मुझे इंट साइज इक्वल साइज ऑफ मुझे जानना है। तो मुझे जानना है, सपोज मैं जानना चाहता हूँ ये जो 4 है कैरेक्टर, तो ये कितने साइज का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यू लिख दूंगा, क्यू सेमी कॉलन, और इस साइज को प्रिंट कर दूंगा, सी आउट साइज एंडल। और पहली बात कि मैंने इंट साइज ही क्यों लिया, मतलब साइज लेने के लिए भी मैंने एक इंट डेटा टाइप का इसलिए इस्तेमाल किया कि कोई साइज होगा, या तो वो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, जो कि एक इंटीजर है, तो इंटीजर में ही तो आगे सेव होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंट साइज ही ले रहा हूँ। और साइज ऑफ क्यू क्या है, तो क्यू है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का कितना साइज होता है वो अब हमें पता चल जाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो कैरेक्टर का होता है 1, ये पता चल गया हमें। अब हमें जानना है कि इंट का कितना होता है। तो फिर कोई इंट है, जैसे इंट में के है, तो फिर मैं यहाँ पे मैं के डाल के चेक कर लेता हूँ, के डालता हूँ, देन एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया तो ये पता चल गया 4 है, इंट का 4 है इस कंपाइलर पे। ठीक उसी तरह अगर मुझे फ्लोट का पता करना तो फ्लोट सी के लिए, तो मैं सी के लिए चेक कर लेता हूँ। ये साइज ऑफ फंक्शन है जिससे साइज चेक होता है। तो सी के लिए जब मैं चेक करूँगा, सी है क्या यहाँ पे, तो सी एक फ्लोट है, तो मुझे पता चल जाएगा फ्लोट का साइज कितना होता है। फ्लोट का साइज होता है, फ्लोट होता है वो भी 4 ही होता है। तो इंट भी 4, फ्लोट भी 4, और डबल 8 होता है, और कैरेक्टर 1 होता है। तो हमें साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी डेटा टाइप का कितना स्टोरेज है वो भी जान सकते हैं। ये तो बात हो गई स्टोरेज की, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं। अब ये डेटा टाइप इसको सिस्टम में कैसे स्टोर करता है, अब उसको डिटेल में जान लेते हैं कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर किस तरीके से सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है, वो हमें जान लेना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि नंबर स्टोर कैसे होता है सिस्टम में। तो नंबर तो जो स्टोर होता है वो तो सिस्टम में बाइनरी में होगा। तो पहले हम लोग को बाइनरी कन्वर्जन समझना पड़ेगा कि होता कैसे है कन्वर्जन। तो जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 12, और हम लोग को अगर बोला जाए कि इसका 4 बिट का हम लोग को इसका बाइनरी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो 4 बिट है, तो एक टाइप का, मैं इसके तरीके बहुत है बताने के, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। आप पहले 1 लिख लीजिए, देन इसको डबल कीजिए 2, देन इसको डबल कीजिए 4, देन इसको डबल कीजिए 8। तो 4 बिट कह रहा था इसलिए 4 बार ही किए, और चारों बार में किन किन नंबरों को जोड़ के 12 आ जाएगा, जिन जिन नंबर को जोड़ के 12 आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। जैसे 8 + 4 12, तो यहाँ 1 1, बाकी बच्चे पे क्या करेंगे 0 0। तो ये हो गया 12 का 4 बिट का बाइनरी। ठीक इसी तरह अगर कहा जाता है कि 12 का 6 बिट का बाइनरी लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही चीज़ यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, देन फिर इसका क्या करते हैं, डबल करते हैं 2 4 8 16 32 इंटू 2 करते जाना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखना है कि किन किन जगहों को ऐड करके 12 आया। तो ठीक वही 8 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, मतलब 8 और 4 अगर हम लोग करते तो 12 आता, बाकी जगह 0 0 0 0। तो ये हो गया 12 का 6 बिट का बाइनरी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, अब ले लेते हैं कि 7 का 3 बिट का बाइनरी बताना। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, वही करेंगे 1, फिर इसका एक डबल करेंगे 2, फिर इसका एक डबल करेंगे 4। इसके आगे नहीं लेंगे क्योंकि 3 बिट ही कह रहा है, तो 1 2 3 हो गया, ये 3। अब देखेंगे कि किन किन नंबर को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 4 + 2 + 1, मतलब सबको जोड़ने पे ही 7 आ जाए, तो सब पे 1 लिख देंगे। तो ये हो गया 7 का 3 बिट का बाइनरी। ठीक इसी तरह अगर 7 का 4 बिट या 5 बिट कहा जाएगा, मान लीजिए 5 बिट कहते हैं, फिर वही करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 4 8 और 16। ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। फिर वही करेंगे कि किन किन को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 और बाकी जगह 0।
ये हो गया 5 बिट का बाइनरी। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, कितने बिट का बता के। और एक चीज़ बिट में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का जितना भी डेटा टाइप है उसका स्टोरेज तो बाइट में है, तो कन्वर्जन के लिए मैं बता दे रहा हूँ 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है। अब इसके हिसाब से स्टोर कैसे हो रहा है मैं आपको बताते जाता हूँ। बस ये आपको याद रखना कि 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट होता है। तो जब पॉजिटिव नंबर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर फिर से वही कि 30 होता है तो हम लोग वही करेंगे, 30 है, अगर उसका बोलता है कि 4 बिट का निकालो तो 1 2 4 16, सॉरी 4 बिट तो 30 का हो ही नहीं पाएगा, 16 32, ठीक है। सॉरी 32 लेते हैं तो क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, बाकी से 0 0 0 0 कर देंगे। तो इस टाइप से जाके ये 32 स्टोर होता है। लेकिन अगर वहीं पे -32 रहा तो फिर इसको कैसे स्टोर किया जाता है। तो इसका एक रूल है कि अगर पहले तो जान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव जो रहेगा उसको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, उसका नेगेटिव साइन को इग्नोर करके बचे हुए नंबर का पहले हम लोग बाइनरी लिख देंगे, लिख दिए बाइनरी। देन क्या करेंगे, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, निकलता कैसे क्या है कि जो भी डिजिट है उसका अपोजिट आ जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 1 0 1 0 1। अब निकल गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकलता है कैसे, जो 1s कॉम्प्लीमेंट आया है, जो भी हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब एडिशन का नियम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो 0 और 0 का एडिशन बाइनरी में 0 होता है, 0 और 1 का एडिशन 1 होता है, 1 और 0 का एडिशन 1 होता है, और 1 और 1 का एडिशन होता है 0, और कैरी चले जाता है नेक्स्ट पे, कैरी चला जाता है नेक्स्ट पे 1, ठीक है। तो ठीक इसी तरह यहाँ 1s कॉम्प्लीमेंट 1 जोड़ेंगे तो 1 1 0, यहाँ पे एक कैरी है, फिर एक 1 फिर एक 1 फिर एक 0, फिर एक कैरी गया 1 1 फिर एक 0, फिर यहाँ पे एक कैरी जाएगा 1 1 फिर एक 0, और यहाँ पे वो 1 आएगा तो 1 और 0 1। तो इस तरीके से जाके -32 का वैल्यू स्टोर होता है सिस्टम में। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो सेम नियम है कि पहले जो 32 है, -32 का पहले बाइनरी लिख देंगे, फिर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो भी गिवन डिजिट है ठीक अपोजिट, तो 1 है 0 0 है 1, ऐसे कर देंगे। देन 1 ऐड कर देंगे 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए, जो 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एडिशन का रूल जान गए कि 0 0 0 होता है, मतलब प्लस बाइनरी में 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 0 होता है, और कैरी चले जाता है नेक्स्ट पे 1 का, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे लिखते हैं, हम लोग कोड क्या लिखते हैं कि इंट a = 5। तो ये कैसे सेव होता है, तो जैसे हम लोग को पता है कि इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें, 4 बाइट का होता है, और एक बाइट में 8 बिट होता है। तो 4 बाइट में कितना बिट होगा, तो 8 × 4 32 बिट्स होंगे, ठीक है। 32 बिट्स होंगे तो फिर ये क्या करेगा कि जो 5 है पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, 32 बार 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन कुछ बैठेगा। तो 5 है, जैसे हम लोग को पता है कि 1 2 4 8 ऐसे करते हुए 32 टाइम्स डबल करते हुए जाना है। तो हम लोग को पता है कि 4 पे 1 डाले, 0 डाले, 1 डाले, बाकी सब तो
बचा हुआ जो बिट्स है उस पर तो जीरो ही जाएगा, क्योंकि 5 हमें 4 और 1 से ही मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लिख लेंगे 101, और बाकी सब क्या है बचे हुए जो 32 माइनस 3 29 डिजिट जो होंगे, 29 बिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 0 0 पूरे होंगे। तो इस तरीके से जाके इंट ए इजिकल टू ए, इंट ए इजिकल टू 5 की वैल्यू स्टोर होती है सिस्टम में, बाइनरी में। समझा? तो वो तो बात थी कि कैसे पॉजिटिव नंबर तो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। अगर हम लोग सेम तरीके से लिखते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू -5, तो इसमें क्या होगा, ठीक है उसी तरह इंट 4 बाइट का होता है, बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 का वो लिख देंगे, 5 का क्या लिख देंगे, 5 का लिख देंगे हम लोग बाइनरी 32 बिट्स में। तो हमें पता है कि 1 2 4 8 ऐसे करते हुए 32 टाइम्स तक पूरे जाना है डबल करते हुए। तो हमें तो पता है कि शुरू में ही 4 और 1 मिला है तो 5 आ रहा है, तो 101 और बचे हुए पे 0 0। अब इसका क्या करना होगा, हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि वैल्यू रिवर्स हो जाती है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो गई, ये 0 है, 1 हो गई 0, 1 है तो 0 हो गया, और बच्चे में सब में 0, तो क्या होगा, बच्चे में सब में 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए इस इक्वेशन में फिर 1 जुड़ जाएगा, तो 0 1 1 और ये 1 ये 0, और बचे हुए कितने हैं, सारे 1 हैं, तो ऐसे सारे 1 उतर जाएंगे, और ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यही -5 का वैल्यू इस तरीके से जाके सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है मैं प्रोग्रामिंग में, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से सिस्टम उसको स्टोर कर रहा है बाइनरी में। बाइनरी में कुछ इस तरीके से शो होता है, और हम लोग को सामने में क्या दिखाई देता है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है, बट बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो ये बाइनरी का सीन चल रहा है। तो ये था कि कैसे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जाके स्टोर हो रहा। अब मैं एक अगली चीज़ बताता हूँ, स्काई वैल्यू। तो अब ये स्काई वैल्यू है क्या, और इसका प्रोग्राम से क्या लेना देना है, तो मैं पहले बता देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है बस, इसको याद रखने लायक है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट जो भी है हमारे इंग्लिश में, स्मॉल अल्फ़ाबेट वो स्काई में 97 से शुरू होते हैं और 122 तक जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कि है क्या। और जो कैपिटल है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, वो 65 से शुरू होते हैं और 90 तक जाते हैं। अब इनका क्या काम है, ये है क्या, ये मैं अब आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाते जाता हूँ। तो अब मैं आपको स्काई वैल्यू को प्रोग्राम की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, इंट डेटा टाइप में आई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं 4 इक्वल्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए ले रहे हैं। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं कि इंट एक और इंट ले रहे हैं जिसमें इंट ओ नाम से या फिर ऐड नाम से कर रहे हैं हम लोग क्या कि एक इंटीजर में एक कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो बताना है कि आउटपुट आएगा क्या, क्या 10 में पॉसिबल है कि कोई एक कैरेक्टर ऐड हो पाए। सॉरी, कैरेक्टर का एक वेरिएबल ही मुझे लेना पड़ेगा। मान लो सी ले रहा हूँ और वो सी को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ और इस ऐड को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या ये एग्जीक्यूट करेगा भी या फिर एरर शो करेगा। तो देख लेते हैं पहले कि इसका रिजल्ट आ क्या रहा है, मतलब 10 में ए जुटने पे क्या आता है। तो ये देख लेते हैं। 10 में एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10 में स्मॉल ए जुट रहा है, और मैंने बताया हुआ है कि स्काई वैल्यू स्मॉल अल्फ़ाबेट की 97 से 122 तक जाती है। मतलब स्मॉल वैल्यू स्मॉल अल्फ़ाबेट 97 से 122, तो मतलब ए तो पहले नंबर पे है, तो ए की वैल्यू 97 हुई और आई 10 है। यहाँ एडिशन का काम हो रहा है इंट में, तो इंट इंट ऐड इज इक्वल टू आई प्लस सी है।
तो इंट को जुटने का काम होता है आई को भी स्काई वैल्यू के थ्रू 97 करके आई से जोड़ के रिजल्ट आना चाहिए 107, 107। देख लेते हैं क्या वही आ रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को लगता है कि एरर आएगा, लेकिन एरर नहीं, ये 107 आएगा। तो इसके आउटपुट के पीछे यही लॉजिक है कि स्काई वैल्यू के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग को 107 तो ऐड आ ही गया। अब हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर और बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं बी नाम से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इंट की वैल्यू है ऐड, जिसमें जोड़ के क्या आया था 107, मैं उसको इसमें पास कर देता हूँ। तो 107, तो पता है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट 97 से 122 तक जा रही। अब मैं एक इंटीजर वैल्यू को एक कैरेक्टर में पास कर रहा हूँ, तो इस समय क्या होगा, जो ऐड की वैल्यू क्या है 107, तो 107 पे जो भी हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट आएगा तो ये उसको प्रिंट कर देगा। अब देख लेते हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट कौन सा आता है उस नंबर पे। मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, देन एंड एल, देन एग्जीक्यूट करता हूँ, शायद के आए, तो के आ रही है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हो कैसे रहा है ये कन्वर्जन। इसको इसके पीछे का कारण हुआ स्काई वैल्यू। आप चाहे तो इसके बारे में गूगल पे जाके और भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट आप याद रखें कि 97 से 122 जाती है, और जो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट है वो 65 से 90 तक जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ, तो ऐड की वैल्यू जो है, तो ऐड की वैल्यू क्या आएगी, ऐड की वैल्यू में आएगी 75, क्योंकि कैपिटल ए है, कैपिटल ए से जेड जाती है 65 से 90। तो इस समय अब मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो इसकी वैल्यू, ऐड की वैल्यू आएगी 65 + 10 75, 75 आ रही है। तो यही है बस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि 4C में हमने लिया ए कैपिटल है, और अगर एक 4D लिख के हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं, और ऐड में क्या करते हैं कि C+D डाल देते हैं। मतलब दो कैरेक्टर को डालने हैं इंट में, तो इंट में डालने हैं प्लस होना, एरर तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे का है स्काई वैल्यू। तो ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू 65 और स्मॉल ए की वैल्यू है 97, तो ये जोड़ के ऐड में शो हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू मैं फिर से और रन कर लेता हूँ, तो वही हमारा 162 आ गया। सिंपल सा था। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। अब वापस से हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू किया था। फर्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा था कि 2 नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए ऐड करने के लिए क्या करना होगा, फिर से हम लोग को वही चीज़, इंट a = 5, इंट b = 6, देन और एक काम करते हैं कि इंट c लेते हैं और दोनों को इसमें स्टोर कराते हैं +b, देन सी आउट करके प्रिंट कर देते हैं इस c को। एंडल होता है लाइन चेंज करने के लिए सी। तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो सिंपल सा प्रोग्राम रहा होगा आपके लिए। तो अब इसका रिजल्ट जो वो 11 आ रहा है। ठीक है, बट क्या हो कि यहाँ पे वैल्यू हम दे ही ना, और बी में भी वैल्यू हम दे ही ना। मतलब ये वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, क्या हो कि अगर कुछ यूज़र दे और उसको सम करके दिखा दे, तो ये कुछ बढ़िया चीज़ रहेगा। जब हम लोग अपना वैल्यू लेते हैं, जब अपना वैल्यू दे रहे हैं, जैसे a = 5 दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, प्रोग्राम लिखते वक्त ही हम लोग असाइन कर रहे हैं, और उसको ये सम करा के प्रिंट करा रहे हैं किसके थ्रू, सी आउट के थ्रू। और एरो क्या है, एरो का साइन आप देखिए, दोनों एरो का साइन जो है सी आउट के तरफ है। मतलब क्या बता रहा है कि जो ये सी है, मैं आपको वैल्यू स्टोर करके दे रहा हूँ सी आउट को, अब आप ये कंसोल विंडो पे दिखाओ। तो क्या हो, जब हम लोग यूजर्स लें तो उसको कैसे किया जाता है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें तो हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, इंट ए लेंगे, इंट बी लेंगे। अब यूजर से लेने के लिए क्या करना होगा, यूजर से लेने के लिए जैसे सी आउट हम लोग को प्रिंट करना होता था, तो यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट IN। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CIN, हम लोग क्या लिखेंगे IN, और एरो का जो निशान होगा वो होगा दूसरे की तरफ, जैसे A। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, एरो A की तरफ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। उस समय उल्टा था, मतलब आपसे ले रहा हूँ। तो इनपुट ये, और CIN में भी वही करेंगे B। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे,
सी में प्रिंट करके इसको प्रिंट कर देंगे। तो कैसा होता है, जैसे एग्जीक्यूट करें, अब कंपाइल कर रहे हैं इतना ही पे, तो क्या हो रहा है, जब विंडो खुल रहा है तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। तो हमें पता कैसे चले, जैसे हमने तो प्रोग्राम डिजाइन किया तो पता चल रहा है कि 2 वैल्यू देनी है तो 90 रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सी आउट देंगे, सी आउट देंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि इंटर टू नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, अब कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल देखेंगे हम लोग का तो समझ पाएगा कि 2 नंबर को एंटर करना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है इंटर 2 नंबर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, लाइन भी चेंज कर लेता हूँ एंडल के थ्रू, ताकि जो मुझे आउटपुट मिले वो लाइन चेंज करके मिले, एंडल, देन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा एंटर होगा, जो मैं लिखता हूँ 78, देन एंटर मारता हूँ, एक और नंबर लिखता हूँ 12। अब इसका मुझे ऐड होकर 90 आ रहा है, ठीक है 90 आ रहा है। तो ये तरीका होता है कोई भी यूज़र इनपुट लेने का। प्रिंट करो, एरो का मतलब मैं समझाई दी हूँ कि सी इन एरो ए की तरफ है। एरो ए की तरफ मतलब मैं वैल्यू आपको दे रहा हूँ, यूज़र से लेके दे रहा हूँ। और सी आउट में यहाँ पे ये एरो सी आउट की तरह, मतलब सी में कोई वैल्यू स्टोर है वो सी आउट को दे रहा है, जो कि कंसोल विंडो में प्रिंट करके वो देगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पी आर टी सब यूज़र से ही इनपुट लेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि इंटीजर में होता है। देन क्या करेंगे, इंट, सॉरी इसको पी रख देते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, इंट क्या करेंगे, आर का इनपुट लेंगे रेट के लिए, और टाइम का लेंगे टी में इंट, ठीक है। तो इनपुट लेते हैं, तो इनपुट कैसे लेंगे, पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि सी आउट इंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, तो कहाँ गया ये कर्सर, प्रिंसिपल अमाउंट कर देता हूँ एंड एल, यहाँ लिखता हूँ सी इन में मैं डाल देता हूँ कि पी पे वैल्यू मुझे देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर सी आउट डालता हूँ मैसेज के लिए कि इंटर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आउटपुट ले रहा हूँ लाइन चेंज करके, सी इन किस में ले लूँगा, आर में, ठीक है। फिर एक मैसेज डाल रहा हूँ कि इंटर दी टाइम गिवन एंड एल, जिससे लाइन चेंज हो, ठीक है। तो साइन इन कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू जाएगी टी में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि वैल्यू मांगा सी आउट के थ्रू, पहले मैसेज प्रिंट हुआ, देन इनपुट मांगा, फिर मैसेज प्रिंट हुआ, फिर एक इनपुट मांगा आर में, फिर एक मैसेज प्रिंट हुआ, फिर एक टी में इनपुट मांगा। अब मेरे पास सब आ चुका हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंट एक और ले लूँगा एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर दूंगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब मैं क्या करूँगा, इसको सी आउट करके प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा, तो मैं प्रिंट करूँगा सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे लिख दूंगा एस आई, जो हमने जहाँ पे हमने वैल्यू लिया, और इन एल, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा, कंपाइल एंड रन। तो हमारा एरर शो कर रहा है इंट पी पे। तो इंट पी पे एरर शो क्यों हो रहा है, तो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ इंट मैन का मैं से कर्ली ब्रैकेट छोड़ गया था, बाकी सब वही है। इंट पी आर टी वैल्यू लिया, देन एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया तो पूछ रहा है इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट 2000, ठीक है। एंटर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो चलो मैं वो भी देता 2, चलो मैं इसको दे देता हूँ 3। अब टाइम गिवन पूछ रहा, तो टाइम में दे देता हूँ 2 ईयर्स। तो मुझे मिल गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो 120। तो इस तरीके से ही यूज़र इनपुट लिया जाता है। तो सी आउट तो काफ़ी बिगिनर लेवल पे हो गया। यूज़र इनपुट लेना भी हम लोग ने सीख लिया कि यूज़र इनपुट लिया कैसे जाता है,
ठीक उसी तरह जैसे हमने सी में सीखा था कि सी में कैसे होता है कि प्रिंट एफ करके अपना मैसेज प्रिंट किया जाता है और स्कैन एफ के थ्रू इनपुट लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सी आउट के थ्रू आउटपुट अपना प्रिंट किया जाता है और सी इन के थ्रू यूज़र इनपुट लिया जाता है। अब ऐसा करते हैं कि एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें प्रोग्राम कहता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन सबको हटाए थे। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि सेल्सियस इक्वल टू एफ माइनस 32 जो कि इंटू 5/9। तो ऐसे जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यूज़र इनपुट करवाते हैं, और ये मैंने क्या किया है, ये मैंने कमेंट ऐड किया है। कमेंट ऐड कैसे होता है, 2 स्लैश से अपना आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा बट ये आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आने वाला और ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता जो डबल स्लैश के साथ दिया जाता है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये मीनिंग समझाते हुए अगर किसी को आप बता रहे तो डबल स्लैश देते हुए कमेंट आउट इसलिए लिखा जाता है। जैसे फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट एफ, ठीक है। तो सी आउट क्या कह रहे हैं कि एंटर दी वैल्यू फ़ारेनहाइट, और कहाँ पे, तो लाइन चेंज करके हमें इनपुट लेना, तो सी इन लेंगे, किस में लेना, एफ में, तो एफ में इनपुट ले लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि एक लेंगे इंट सी, सी में क्या करेंगे कि 2 ब्रैकेट ले लेंगे। पहले तो एक ब्रैकेट लें जिसमें 5/9 आए, फिर इंटू में फिर एक ब्रैकेट ले लेंगे एफ माइनस 32 लेंगे, क्या करेंगे सी आउट लिखेंगे, तो लिख देंगे क्या कि इन सेल्सियस कितनी वैल्यू है, सेल्सियस में लिख देंगे सी और एंड एल, मतलब कि इन सेल्सियस। देन उसके बाद क्या होगा कि सी की वैल्यू जाएगी इस टू के बाद, देन एंड एल मतलब लाइन चेंज होगी। तो अब देखते हैं, ये सिंपल सा प्रोग्राम था, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या आता है एग्जीक्यूट करने पे। तो एग्जीक्यूट जब हम लोग करेंगे, तो एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे तो एंटर द वैल्यू मांगेगा, तो हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या देते हैं, 100 दे देते हैं। एंटर करने में सेल्सियस 0 आ रहा है, तो ये 0 आ क्यों रहा है, ये गलती कहाँ हो गई, जो सेल्सियस का कोई वैल्यू ना आके हमें 0 मिल रही है। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या दिक्कत हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एरर आ क्यों रहा था उस पर। तो फॉर्मूला क्या है पहले तो फॉर्मूला है एफ माइनस 32 इंटू 5/9 है। तो हो क्या रहा है, हमने ये इंट लिया था सी में, तो हो क्या रहा है कि 5/9 है, मतलब 9 को जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड तो हो रहा नहीं है, 1 0, तो फिर कितने बार में होगा 50, तो 45 होगा। तो मतलब एक तरह से 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, क्योंकि ये 5 तो इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। तो इंटीजर क्या करता है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा ना, इंटीजर वैल्यू लेगा तो सब 0 लेगा, मतलब इसकी वैल्यू वो रीड क्या कर रहा है 0, और 0 इंटू एनी नंबर तो 0 ही हो जाता। अगर हम लोग वहाँ पे लिखते कि 5.09 तो इसको एज अ फ्लोट ट्रीट करता और इसको इंट, और उसको पता चल जाता कि इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्लोट में, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंट और इंट का कोई भी काम होगा तो इंट ही रिजल्ट आएगा, फ्लोट और इंट का होगा तो फ्लोट आएगा। ठीक उसी तरह डबल और इंट का कोई भी कैलकुलेशन होगा तो डबल रिजल्ट आएगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक को भी फ्लोट बना देते, जैसे 5.0/9 कर रहे तो इसका रिजल्ट फ्लोट आता, मतलब 0 नहीं आता, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता, जो कि इससे जाके
सम होता, सम क्या मान लो हम लोग एफ क्या लिए थे, तो 100 लिया था, 100 माइनस 32, और इधर 0 पॉइंट समथिंग 5 इंटू होता जो कुछ रिजल्ट आता, मतलब ज़ीरो नहीं आता। और अगर कुछ रिजल्ट आता तो वो भी तो पॉइंट में ही आता, क्योंकि 0.5 समथिंग समथिंग है। और हमने यहाँ सी किस में लिया था, सी भी इंट में लिया। अगर सपोज कुछ रिजल्ट आता पॉइंट ये कुछ भी रिजल्ट आता, तो वो फिर क्या करता है कि इस पोर्शन को भी इग्नोर कर देता। तो अगर हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो सी को भी यहाँ पे फ्लोट लेना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। देख लेते हैं इसको क्वेश्चन फिर से एक बार स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5/9 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि 5.0 कर लेते हैं, और यहाँ पे इंट के जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लोट कर लेते हैं। ऐसे हम लोग का जो भी डेसिमल में आंसर होगा तो पूरी आउटपुट स्क्रीन पे वो शो करेगा। तो अब हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। तो अब एंटर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट का वैल्यू फिर से हम लोग 100 देते हैं, और अब क्या आ रहा है कि सेल्सियस में ये 137.778 होता है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि अब आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों उस समय 0 आया और अब अभी क्यों 37.778 आ रहा है। तो यही था इसके पीछे का लॉजिक। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास एक बूलियन नाम का डेटा टाइप है, मतलब बूल, और एक वेरिएबल है ए जिसमें ट्रू हमने असाइन किया हुआ वैल्यू। तो जैसे मैंने बताया था कि बूलियन का काम क्या होता है, या तो 0 देता है या 1 देता है, ट्रू है, और सी आउट ए है तो मतलब आउटपुट 1 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन क्या कि इन सी प्लस प्लस व्हेन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ बूल वेरिएबल इट प्रिंट्स इधर 0 फॉर फॉल्स और 1 फॉर ट्रू, इट डजंट प्रिंट ट्रू और फॉल्स। मतलब इसका जो आउटपुट होता है या तो 0 में होता है या तो 1 में होता है। इफ 0 देन द वैल्यू इज फॉल्स, इफ 1 देन द वैल्यू इज ट्रू। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर इनपुट 5 और 15 हो रहा है, मतलब इंट ए और बी है, और सी में अगर इनपुट क्या हो रहा है, तो इनपुट हो रहा है इसका 5, मतलब ए का इनपुट 5 हो रहा है और बी का क्या हो रहा है 15 हो रहा है, और ए प्लस बी, तो इसका इनपुट क्या होगा 20 होगा 20, क्योंकि ए में बता रहा 5 होगा, बी 15 होगा, और ए प्लस बी बोल रहा है करने का, तो 20 हो जाएगा। सिंपल सा था। आप इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि दैट व्हाट वी आर आस्किंग टू इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड इनपुट 5 and 15, so 5 will be assigned to A and 50 will be assigned to B, so we can multiple input values either separated by a space or a new line, hence the result is what 20। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द इनपुट इज, मतलब इनपुट 2 आ रहा है ए में इनपुट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, डबल में 10.1 आ रहा है, 0.1 क्योंकि यहाँ डबल है तो डेसिमल में आता है, और डी कैरेक्टर में क्या रहा है डी, और हम लोग क्या कर रहे हैं इनपुट ले लिए यहाँ पे सबका ए जो कि ये है पहले से बताया हुआ, और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सबको, तो क्या होगा, तो पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, देन विदाउट स्पेस उसके साथ ही 10.1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एंडल वगैरह लिखा हुआ नहीं जैसे स्पेस आ चाहिए, स्पेस इसके पास दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट हमारा वेरिएबल है, उसके बाद डी आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन 210.1 डी सब साथ में ही आ जाएगा, क्योंकि ना ही स्पेस है ना ही कुछ है। तो सिंपल सा था ये भी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ये कैरेक्टर ए में 1 जुट रहा है, तो ये स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है 97 से, और +1 98, तो ये हो गया 98 राइट आंसर। सिंपल सा था ये भी। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि व्हाट इज द आउटपुट, जिसमें कैरेक्टर में 74 दे दिया हुआ, मतलब कैरेक्टर जो कि 4C 74, और सी को प्रिंट करना है कैरेक्टर में, तो 74 है, तो कैपिटल जो लेटर्स होते हैं वो 65 से 90 के बीच में आते हैं, मतलब जो भी प्रिंट होगा वो कैपिटल लेटर होगा, तो जो 74 नंबर पे पाया जाएगा वो क्या होगा जे, तो प्रिंट हो जाएगा जे। ये भी सिंपल सा था। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। तो हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या और किन किन टाइप के होते हैं। तो ऑपरेटर कुछ नहीं, ऑपरेटर बस वही होते हैं जो कैलकुलेशन में मदद करते हैं हमारे प्रोग्राम में।
तो 3 टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक होते हैं, रिलेशनल होते हैं और लॉजिकल होते हैं। तो अरिथमेटिक कौन कौन से हो गए? अरिथमेटिक में आपको हो गए डू, डिवाइड, माइनस, प्लस और मॉडुलस। ये हमारे क्या हो गए? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए। अब दूसरे नंबर पे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं इसको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। प्रोग्राम से कैसे समझा रहा हूँ कि सपोज मैं इंट ए ले रहा हूँ, इंट ए और एक नंबर ले रहा हूँ बी। अच्छा, अब मुझे दो वेरिएबल लेना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इंट ए और इंट बी लिखता हूँ ऐसे करके। तो अगर मैं दो बार लिख रहा हूँ इंट ए और इंट बी, अगर मैं क्या करूँ, अगर इंट ए कॉमा बी लिख लो तब ऐसे करो, तब भी ये बात एक ही होता है कि इंट ए में भी और इंट बी के साथ भी है, तो दो बार लिखना नहीं पड़ता। खैर, तो क्या करता हूँ, सी आउट ले लेता हूँ। सी आउट क्या लेता हूँ? सी आउट लेके क्या करता हूँ कि इंटर दी वैल्यू ऑफ ए कर देता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए। और क्या कर देता हूँ, एंड एल, देन इसमें सी इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट कैसे लो? तो ए में, और सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ बी के लिए भी। एंटर दी वैल्यू ऑफ बी है तो यहाँ मैं बी कर देता हूँ, और यहाँ से इनपुट ले लेता हूँ ए में, बी में। तो मैं अब ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें मैं चेक कर सकूँ कि क्या ए से, ए जो भी वैल्यू यूजर डाले तो क्या वो ए जो है बी से बड़ा है, या फिर ए इक्वल इक्वल बी है, या फिर ए लेस देन बी है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या ए बी के इक्वल है। तो अगर जब हम लोग को बी के इक्वल लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब इक्वलिटी चेक कराना, सपोज ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ए का जो वैल्यू बी के वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो बार इक्वल लिखेंगे बी, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलो लोग काम करते हैं, मल्टीपल कमेंट अभी दे के बताना, तो मैं बताता हूँ। मल्टीपल कमेंट दिया जाता है स्लैश और स्टार से, ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मैं क्या करूँगा, और मुझे क्या चिन्ह है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, या फिर ए लेस देन बी है, या फिर मैं और क्या देखना चाहता हूँ, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है। तो नॉट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू बी है। और क्या देखना चाहता हूँ, और हो गया क्या, हाँ, अब मैं देखूंगा कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल बी है, मतलब या बड़ा हो या तो इक्वल हो, या तो मैं देख लेता हूँ ए लेस देन या इक्वल बी है। तो इन सब टाइप के जो रिलेशंस है, बस जिसमें दो चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी इक्वलिटी चेक करना है तो इक्वल इक्वल बी करके चेक किया है, ना कि ए इक्वल बी करके चेक किया जाता है। ए इक्वल बी मतलब वैल्यू बी की ए में आके स्टोर हो जाएगी। इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल इक्वल, और नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला साइन और इक्वल। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। ऊपर मैंने क्या बताया था, वो बताया था मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें एस्ट्रिक, डिवाइड, माइनस, प्लस और मॉडुलस का आ रहा था। ये हमारे हो गए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बंद कर देता हूँ। बंद कैसे किया जाता है, स्टार स्लैश। जब यहाँ पे ये बंद हो गया, तो अब मैं चेक कैसे करूँगा, मतलब मैंने तो ऊपर ए और बी का इनपुट यूजर से करवा लिया, उसके बाद मैंने बता दिया, ये तो कमेंट आउट है, तो मैंने बता दिया रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं यहाँ चेक कैसे करूँगा, बूलियन डेटा टाइप का मैं यूज़ करूँगा, BOL। मैं सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मैं लिखी हुई वैल्यू इक्वल है, तो मैं एक इक्वल नाम का वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं, और उसमें मैं क्या क्या चेक करा दूंगा कि क्या जो ए है वो इक्वल इक्वल बी है। तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल इक्वल आ गई, मतलब सही आ गई, ट्रू आ गई, मतलब इक्वल इक्वल ट्रू आ गई, तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा। तो मैं करके देखता हूँ, पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, अच्छा एरर आ रहा है, फिर से मैं देख लेता हूँ किस बात का एरर है। एरर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो मुझे एरर मिल गया, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया था, तो सेमी कॉलन आप भी ध्यान रखें। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। करने पे तो मुझे विंटर दी वैल्यू ऑफ ए कह रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के
सही दे रहा हूँ, मतलब 5 ए के लिए भी दे रहा हूँ और बी के लिए भी मैं 5 दे रहा हूँ ताकि मुझे 1 मिल सके। ओके सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया उसको, जैसे मैंने यहाँ तो चेक करा लिया लेकिन उसके बाद उसको प्रिंट नहीं किया। सी आउट देन बूल बूल नहीं सॉरी, जो वेरिएबल है इक्वल और एंड एल। ठीक है, अब मैं फिर से रन करा रहा हूँ, करा लेता हूँ रन। अब रन करा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 75 और बी की वैल्यू भी दे रहा हूँ 75। तो आ गया क्या 1, मतलब मैंने चेक किया ना कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल जब आई तो 1 आ गया। और सपोज मैं अब क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू अलग अलग दे रहा हूँ, तो जब मैं वैल्यू अलग अलग दूंगा तो इंटर द वैल्यू ए 78 में इसकी दे रहा हूँ और ये मैं 15 दे रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू क्या मिली, तो मुझे उसके नीचे क्या मिली 0, मतलब इक्वल इक्वल नहीं है। चलो मैं अब एक और चीज़ चेक करा देता हूँ, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ जिसमें मैं शायद ए को ही बड़ा डालूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू देता हूँ 789, बी की वैल्यू दे रहा हूँ 45, तो 1 आ गया। क्यों कि मैंने क्या चेक कराया, मैंने चेक ये कराया कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो है। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। और एक और ऑपरेटर होता है हम लोग का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो उसमें क्या होता है, मैं फिर से कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट उसमें क्या होता है कि या तो ए ग्रेटर देन बी हो एंड ए ग्रेटर देन सी हो। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब ए को बी से भी बड़ा होना पड़ेगा और ए को सी से भी बड़ा होना पड़ेगा, तो जाके हम लोग का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब ट्रू आएगा, तो हम लोग का जो आउटपुट है 1 होगा। और एक और क्या कहता है कि ए ग्रेटर देन बी हो और क्या हो, एंड ए ग्रेटर देन सी हो। तो इसमें क्या होता है कि या तो ए ग्रेटर देन बी सही हो जाए या तो ए ग्रेटर देन सी सही हो जाए। मतलब पहले वाले में है कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा तो जाके 1 आएगा। अगर नीचे वाले में क्या है कि अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कि ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है देन 1 प्रिंट हो जाएगा, या फिर ए ग्रेटर देन सी ट्रू है तो फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। मतलब पहले वाले में कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने होगा ट्रू होने के लिए, और नीचे में कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रू कहलाता है। और इसको हम लोग कहते क्या है, इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इसको भी एक बार प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि हमें एक और यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे सी नाम से सी कर लेते हैं, कॉमा कॉमा सी कर लेते हैं, कॉमा सी कर लिए और सेम चीज़ को कॉपी कर देते हैं, कॉपी यहाँ पेस्ट कर दिए। यहाँ पे क्या किया, द वैल्यू ऑफ सी, और यहाँ पे सी कर दिए, इनपुट ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग चेक कराते हैं क्या, पहले तो इस मल्टीपल कमेंट आउट को बंद करो, उसके बाद चेक कराते हैं। एक और बुलियन बनाते हैं, बुलियन, इसका भी नाम रखते हैं ई क्यू रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ। इसमें क्या कराता हूँ चेक कि क्या ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी भी है, तो क्या होगा, तब जाके मुझे 1 प्रिंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट ई क्यू और एंड एल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। हाँ, ये ब्रैकेट भी बंद होना चाहिए नीचे, एक सेकेंड बंद ही था ये नीचे था, इसको सेमीकॉलन से एंड करो ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करा तो फिर से एरर आने लगा। तो एरर क्या है, मैं फिर से एक बार डिटेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से वही किया एंड एल। अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए। तो मैं ए को सबसे बड़ा रखता हूँ जानबूझ के, और बी को 45 और सी को 1 2, और देन क्या आ रहा है, मेरे 1 प्रिंट हो जा रहा है। मतलब मैंने 2 बार चेक कराया वैल्यू को और प्रिंट क्या हो रहा है, ये 2 बार 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी तो 1 है। ऊपर भी मैं इसको प्रिंट कर रहा था। एक सेकंड में इस बूलियन को हटा देता हूँ। इसको जब मैं हटा दे रहा हूँ, सब मैं एक ही वैल्यू चेक कर रहा हूँ। अब मैं करता हूँ
फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये ए की वैल्यू मांग रहा है, तो ए की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ 78, और बी की वैल्यू मैं कुछ भी देता हूँ 75, और सी की वैल्यू 12 है। मतलब क्या हो रहा है कि ए तो सच में दोनों से बड़ा है, तो 1 प्रिंट होना चाहिए, तो 1 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं एंड पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कराऊंगा, एक नहीं कराऊंगा, ठीक है, एंड पे ही। मतलब मैं क्या करूँगा, ए को तो 78 रख रहा हूँ और बी को भी 75 रख रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है कि बी से तो ए बड़ा है, लेकिन अब सी में मैं क्या कर दूंगा 80 कर दूंगा। 80 होने से क्या हुआ कि ए तो छोटा हो गया, मतलब एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गया। तो अगर एक कंडीशन भी अनसेटिस्फाई हुआ तो हमें जीरो आउटपुट मिल जाएगा, जीरो मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि दूसरा है ये वाला, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये और वाला जो ऑपरेटर है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले एंड कर रहे थे, एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो काम हो जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। तो एग्जीक्यूट करा है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। अगर जैसे एक कंडीशन क्या होता है, अगर दोनों हो जाए तो ठीक ही है, अगर कोई एक भी हो जाए तो भी सही है। जैसे अगर 78 रख रहा हूँ और बी को मैं 45 रख रहा हूँ, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और सी को मैं 89 कर, तब भी मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दिया, अगर कोई एक भी हो जाए तो हो गया। तो इतना ही था ऑपरेटर के बारे में, इस वीडियो में भी इतना ही था। तो आप इस वीडियो को रिवाइज करें एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ वीडियो था, और आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रह रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।